चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि जो राष्ट्रवाद की भावना है लोगों में कि अब राष्ट्र के लिए लड़ना है, ठीक है। तो ये जो भावना है ये हमारे इंडियंस पीपल में कब और कैसे आना शुरू हुआ और क्या इसके जो हैं वो कारण बनने शुरू हुए, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले एक सवाल, जैसा कि यहाँ पर हम सभी देख सकते हैं, तो सवाल एक है, व्हाई वर पीपल डिससैटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल इन द 1870s एंड 1880s। यानी कि 1870 का जब दौर चल रहा था और जब 1880 का दौर चल रहा था, तो उस समय जो भी हमारे भारतीय लोग थे, यानी इंडियन पीपल्स जो थे, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश और ब्रिटिश की जो बनाई हुई रूल थे उससे वो असंतोष थे, यानी कि वो डिससैटिस्फाइड थे, बिल्कुल भी वो पसंद नहीं कर रहे थे। तो अब यहाँ पर इसका कारण क्या है, उस कारण को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला कारण जो है, कारण एक्चुअली यही है कि ये लोग कहीं ना कहीं, जो अंग्रेज लोग थे, वो कानून बनाकर क्या करते थे, वो शासन करते थे भारतीयों के ऊपर। तो देखेंगे यहाँ पर कि किस किस तरह के कानून जो है ये लोग बना रहे थे। तो सबसे पहला इसमें एक जिक्र होता है आर्म एक्ट के बारे में। ये जो आर्म एक्ट है, अब ये आर्म एक्ट कब पारित हुआ था, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे। तो ये आर्म एक्ट जो इनेक्ट हुआ था वो 1878 में हुआ था। तो इसको याद रखना है आपको कि आर्म एक्ट जो है कब पास हुआ था, 1878 में पास हुआ था। और ये जो आपका एक्ट जो पास हुआ, ये जो कानून पास हुआ, ये कानून कहता क्या है और ये किसके अगेंस्ट में काम करता है। तो इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम possessing आर्म्स, यानी कि जो इंडियंस लोग हैं अब वो हथियार अपने पास नहीं रख सकते थे। तो इस कानून के आधार पर, किस कानून के आधार पर, आर्म एक्ट के आधार पर अंग्रेजों ने एक कानून बनाया और ये कानून 1878 में बनाया गया था। और इस कानून के अनुसार उन्होंने सबको ये कह दिया कि अब भारतीयों को, यानी इंडियंस लोगों को, अब अपने पास हथियार रखने का परमिशन नहीं है। तो एक तो ये कारण बना, इससे कहीं ना कहीं अब जितने भी इंडियंस लोग थे सबको प्रभावित हुआ, उनको हथियार रखने का जो है वो परमिशन नहीं है। तो अब चलिए दूसरा रीजन भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उसी साल के दौरान क्या हुआ था, एक और जो है कानून पास कर दिया गया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। तो ये जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है ये कब लागू हुआ था, तो ये भी 1878 यानी इसी साल में हुआ था। और ये जो कानून था ये कैसे काम करता था, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है ये उन लोगों को दबाता था, उनकी आवाजों को दबाता था। किनकी आवाजों को, जो सरकार के खिलाफ बोलता था, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करता था, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं ये कानून बनाया गया था कि आपको साइलेंस रहना है, आपको सरकार की आलोचना नहीं करनी है, सरकार की बुराई नहीं बतानी है आपको। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस है, जितना भी न्यूज़पेपर है, उसको पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा। तो एक इस तरह का कानून यहाँ पर पास हुआ। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो इंडियंस लोग थे, कहीं ना कहीं उनको लगा कि वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, इस तरह के जो कानून बन रहे थे वो कहीं ना कहीं उन्हीं को दबा रहे थे। तो एक तो आर्म एक्ट से प्रभावित हो रहे थे इंडियंस, और दूसरा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से प्रभावित हो रहे थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या था यहाँ पर। तो नेक्स्ट एक और कानून आ गया था, दैट इज इल्बर्ट बिल। अब यहाँ पे देखिए इल्बर्ट बिल क्या होता है, तो ये जो है 1883 में लागू हुआ था। अब यहाँ पे नोट कीजिए आपके, ये जो थे 1878 में लागू हुआ था, क्या चीज, आर्म एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इल्बर्ट एक्ट है वो 1883 में लागू हुआ था। तो अब इसका क्या रीजन था, ये जो एक्ट था वो कैसे काम कर रहा था, तो द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश or European persons by Indians and sought equality between British and Indian judges in the country. But when white opposition forced the government to withdraw the bill, Indians were enraged. The event highlighted the racial attitudes of the British in India. कहने का मतलब ये कि जैसी इल्बर्ट बिल लागू हुआ तो इस बिल ने कहीं ना कहीं
जो इंडियंस लोग हैं उनको आग बबूला कर दिया गया। कैसे? क्योंकि देखिए, जो भी बाहर से आए हुए थे इंडिया में, यानी कि जो भी ब्रिटिशर्स लोग थे, यानी अंग्रेज लोग थे या जो यूरोपियन लोग थे, तो अगर वो किस तरह का कोई गलती करते हैं तो उनपे भी ट्रायल, उनपे भी मुकदमा चला सकता था। कौन? इंडियंस लोग। तो इंडियंस लोग उनपे मुकदमा चला सकता था। लेकिन इल्बर्ट बिल क्या हुआ था कि जब लोगों को पता चला कि नहीं, अब इंडियंस लोग भी क्या करेंगे, मुकदमा चला सकते हैं, किसी अंग्रेज के ऊपर चला सकते हैं, यूरोप से जो आए हुए हैं उन पे मुकदमा चला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है गोरे लोगों के द्वारा क्या है, काफी ज्यादा विद्रोह करना पड़ा था। उन लोगों ने पूरा विद्रोह कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा कानून हम नहीं पास होने देंगे। तो यहां पर वो विरोध करके इस कानून को ही क्या करते हैं, बैन करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज का मैसेज जो है वो हमारे इंडियंस में जाता है कि कहीं ना कहीं ये पक्षपात कर रहा है, निष्पक्ष नहीं है, ये अपना शासन और अपना बागडोर अपने हाथ में रखकर हमारे ऊपर शोषण करने का काम कर रहा है। उस समय यहाँ पे जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, इस फिगर में कौन है, इसको आप देख लीजिए, दादा भाई नौरोजी हैं। अब इनका एक अहम रोल है यहाँ पर, अब हम लोग थोड़ी देर में इसको देखेंगे। हालांकि ये इसकी महसूस जो थी कि पढ़े लिखे जितने भी एजुकेटेड इंडियंस लोग हैं उसका एक ग्रुप बनना चाहिए, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका एक बनना चाहिए। इसकी महसूस जो है ये लगभग 1880 में ही महसूस कर ली गई थी। लेकिन जब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जब हो गया, यानी कि जब इल्बर्ट बिल पे जिस तरह का बहसबाजी हुआ, तो और ये गहरा तूल पकड़ लिया कि नहीं, अब क्या करना है कि अब तो हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाना, एक ऐसा संगठन बनाना है जिसमें पढ़ो लिखो का एक संगठन रहे और वो इस तरह के लोगों का या इस तरह के जो एक्ट बने हैं उसका विरोध भी हम लोग कर सकें। तो यहीं पर लगभग 1885 के आसपास में, ठीक है, यानी कि देखिए 1880 में तो इन्होंने पूरी तरह से महसूस कर लिया था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी को लेकर, और ठीक 5 साल बाद यानी कि 1885 में क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो जाता है, यानी कि कांग्रेस पार्टी का गठन होता है, जिसमें से पूरे भारत में से, पूरे कंट्री में से क्या होता है, 72 डेलीगेट्स जो थे वो बॉम्बे में पहुंचे थे। और याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी, दिसंबर 1885 में बनी थी, इसकी स्थापना हो गई थी। और उस समय शुरू में इसको नेतृत्व खासकर कौन कौन कर रहे थे, तो वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो दादा भाई नौरोजी इसको लेके चल रहे थे, फिरोज शाह मेहता लेके चल रहे थे, बदरुद्दीन तैयबजी लेके चल रहे थे, एंड वीसी बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त जी, सुब्रमण्यम अय्यर जी। तो इस तरह के लोग जो थे इस पे शामिल थे। इस तरह से 72 डेलीगेट्स जो इंडिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए थे और ये चला रहे थे। नौरोजी, a businessman and publicist, settled in London and for a time member of the British Parliament, guided the younger nationalists। तो नौरोजी एक्चुअली थे कौन? ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दादा भाई नौरोजी, तो ये क्या थे? ये एक बिजनेसमैन के तौर में भी थे और एक प्रचारक भी थे, यानी कि पब्लिसाइट्स करते थे, पब्लिक मतलब प्रचार प्रसार का भी काम करते थे। तो ये लंदन में सेट हो गए थे, वहां पर थे और वहां पर वो रहकर क्या किए, लंबे समय तक ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी बन के रहे थे। और कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया कि जो युवा नेशनलिस्ट लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये गाइड करने का काम किया था। और इसमें एक बहुत ही अहम रोल आता है किसका? एओ ह्यूमे का। तो एओ ह्यूमे जो थे एक अंग्रेज थे, अंग्रेज ऑफिसर थे, और इनका एक बहुत ही बड़ा रोल इस मायने में आता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि जो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे व्यक्ति लोग थे उनको एक साथ एकजुट करने में इनका बहुत ज्यादा रोल यहाँ पे देखने को मिलता है। सो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने देख लिया था कि जो आपकी नेशनल पार्टी है यानी कि कांग्रेस पार्टी है, इसका उदय दिसंबर 1880 के आसपास जो है वो हो गया था। तो ये जो पार्टी थी ये किसके पक्ष में बात करती थी? अब ये सवाल यहाँ पर आता है। तो देखिए, लगभग एक न्यूज़पेपर था, इंडियन मिरर न्यूज़पेपर, और जनवरी में 1886 के आसपास में एक लेख लिखा गया था और इसमें क्या बात किया गया था आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द फर्स्ट नेशनल कांग्रेस
एट बॉम्बे। तो बॉम्बे में ये जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, ये पार्लियामेंट का यानी कंट्री का जो पार्लियामेंट है उसके फ्यूचर का न्यूक्लियस इसको डिसाइड किया गया था, एंड विल लीड टू द गुड ऑफ इनकन्विंसेबल मैग्नीट्यूड फॉर आवर कंट्रीमैन। तो यहाँ के जो भी लोग थे भारत के रहने वाले, उसका आवाज बन के ये कहीं ना कहीं सामने आने वाला था। और यहाँ पे बदरुद्दीन तैयबजी जो थे, उन्होंने कांग्रेस को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज प्रेसिडेंट इन 1887, ठीक है, तो उनको एडजस्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे 1887 में। एंड दिस कांग्रेस इज कंपोज्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव नॉट ऑफ एनी वन क्लास ऑफ और कम्युनिटी ऑफ इंडिया बट ऑल ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पे जो भी इस पार्टी में जो जुड़ रहे थे वो एक ही कौम के लोग थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे और इसमें मिलजुल कर वो काम कर रहे थे।